औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन दो सपूतों को, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद, और इसके साथ ही मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ही अच्छा फ़ैसला हो गया है और बहुत ही अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस फैसले के साथ। ये मामलात जो कि नहीं इस तरीके से उलझाव में जाने चाहिए थे पिछले 4-6 महीनों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा फ़ैसला हो गया है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये फ़ैसला ट्विन सिटीज़ के हक़ में आया है। जनरल साहिर शमशाद इस्लामाबाद से तल्लक, इस्लामाबाद में स्कूलिंग, कॉलेजेस और ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने बचपन से, उसी में पले पड़े हैं और कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अपना आर्मी का कैरियर शुरू करने से पहले ही वो ब्यूरोक्रेसी से कितने वाकिफ़ थे और कितने वाकिफ़ हैं। और इसी तरह जनरल आसिम मुनीर, उनकी आंख भी खुली कैंटोनमेंट बोर्ड में, जहां सिर्फ आर्मी थी। आर्मी के स्कूलों में पले पड़े, उसी कल्चर में जवान हुए और फिर आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तो जनरल आसिम मुनीर बचपन से ही आर्मी को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, उनके बीच में रहे, उनको समझते थे, और फिर उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का फ़ैसला भी आर्मी के साथ अटैचमेंट, आर्मी को उसको ज्वाइन करके वो किया। तो ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। एक जॉइंट मिक्सर है जो एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं अपने बचपन से, चाइल्डहुड से, और एक आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं अपने बचपने से, चाइल्डहुड से। और मैं दाद देता हूँ अपनी पॉलिटिकल एलीट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, न सिर्फ अपनी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, एक पेज पे इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छा फ़ैसला किया है। शायद ये पहली दफ़ा ये भी हुआ है कि सीनियर मोस्ट को उनका हक दिया गया है। इससे पहले 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर तक भी गए, लेकिन बाद में उसका नतीजा वो अच्छा साबित नहीं हुआ, उनकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई जिस मकसद के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए वो ये किया करते थे सिलेक्शन। लेकिन पहली दफ़ा एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। एक तो सीनियरिटी को बड़ा अपना मुकाम दिया गया है, और दूसरा इस तरह की कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं की गई। और हमारी जो सियासी लीडरशिप है, इसमें हुकूमती PDM की सारी जमातें मुतफिक थीं, और स्पेकुलेशन फैलाई गई कि शायद प्रेसिडेंट अलवी और इमरान खान कोई मामला खड़ा करेंगे इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी फ़हम और फरासत से ये फ़ैसला किया। वैसे तो इमरान खान ने तो बहुत दिन पहले से कह दिया था कि वो सिर्फ मेरिट पे यकीन रखते हैं, और जो काम भी करेंगे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। और इसी बात पे, आइन और कानून को सामने रखते हुए, उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात की और विद इन शॉर्ट टाइम इसका डिसीजन भी दे दिया था। लेकिन PDM या हुकूमती जो हलके थे, उनको आखिर वक्त तक इस बात का यकीन नहीं था। वो परेशानी की हालत में थे कि कहीं मामलात लटक ना जाए।
اس میں جنرل عاصم منیر کو کنٹروورشل بنایا گیا ایک پارٹی کی طرف سے، اور یہ شو کیا گیا کہ ان کی جو دلچسپی ہے، ان کا جو لگاؤ ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، جو کہ ایک غلط پروپیگنڈا تھا، اور اس کو کچھ سیاسی رہنماؤں نے، خاص طور پہ میں مسلم لیگ نواز کی بات کروں گا کہ ان کے سیاسی رہنماؤں نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا، اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے اندر بھی ایک تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ عارف علوی کو، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو، کہ جنہوں نے بڑے ہی تحمل مزاجی سے اس چیز کا فیصلہ کیا، بڑا سوچ سمجھ کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک قوم کے لیے واقعی اور ان سپوتوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب تھوڑا سا میں بتاتا چلوں ان کے آرمی کے حوالے سے۔ قسمت ہوتی ہے، جنرل عاصم منیر اس عہدے تک پہنچنے کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ نارملی 76 کورس پی ایم اے لانگ کورس کے 6 جرنیل تھے، جن میں سے 2 ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل عدنان اور جنرل وسیم۔ وہ بھی اگر نمبر کا لحاظ سے دیکھا جائے تو جنرل عاصم نصیر ان سے 2-4 دن سینئر ہی تھے، ان کا جو پی اے نمبر تھا ان سے پہلے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی پوسٹنگ لیٹ آئی 1 مہینہ، اور اس پوسٹنگ کی وجہ سے، کیونکہ پروموشن تو بہت پہلے ہو گئی ہوئی تھی، لیکن جب تک پوسٹنگ نہیں آئی، جب تک انہوں نے اس عہدے کی ذمہ داری نہیں سنبھالی، تب تک ان کے وہ 4 سال کا ٹینیور سٹارٹ نہیں ہوا۔ تو جیسے ان کی ڈی جی ایم آئی سے پوسٹنگ ہوئی اور ان کو نئی ذمہ داریاں ملیں، تو ان کا 4 سال کا وقت وہ تب شروع ہوا، اور 4 سال ان کے پورے ہو رہے تھے 27 نومبر کو یا 26 نومبر کو۔ 2 یا 3 دنوں کا فرق تھا آخر میں۔ یہ ایک کنٹروورشل چیز تھی، اور اسی چیز پہ یہ شکوک و شبہات بھی تھے کہ شاید کوئی معاملات کھڑے ہو جائیں، لیکن جو قانون اور آئین میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حاضر سروس تھے، اور ان کو ریٹین کیا گیا، ان کی سروس کو کسی طریقے سے جیم کیا گیا، جو کہ ایک صوابدیدی اختیار تھا آئین اور قانون کے مطابق پرائم منسٹر کا، کیبنٹ کا، اور وہی اصلاح مشورہ انہوں نے کر کے اسی چیز پہ یہ ایک فیصلہ کیا کہ ان کو ریٹین کیا جائے 2 یا 3 دن، اور ان کو اس عہدے تک پہ فائز کیا جائے۔ اور یہ جو بھی عمل ہوا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوا ہے۔ لیکن پھر بات وہ کنٹروورشل کی آ جاتی ہے۔ اگر میں بات کروں جو 76 سے جرنیل تھے اور عاصم منیر صاحب، اگر بات کروں 19-20 کے فرق کی، تو شاید اگر ان کی ریجمنٹل سروس کو، سولجرشپ کو، پروفیشنلزم کو دیکھا جائے تو وہ ان 5 میں 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا۔ بہت کلوز تھے، پروفیشنلی بہت سٹرونگ تھے، اور ان کا بے داغ کیریئر ہے، اور اسی بنا پہ کوئی شک شبے والی بات نہیں تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس عہدے کے لیے یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے، تو کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن یہاں اسپیکولیشن یہ پھیلائی گئی، یہ اس طرح کی چیز سامنے لائی گئی کہ آخر اتنے اچھے جرنیل ہوتے ہوئے کیوں ضرورت پڑی ان کو ریٹین کرنے کی، ایکسٹینڈ کرنے کی۔ یہاں سے شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک اچھا سٹاف موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، شارٹیج نہیں ہے، 4 جرنیل اسی لیول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بے داغ کیریئر والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی اس طرح کے معاملے میں اس طرح کی کنٹروورشل قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب چونکہ یہ سینئر جو ہماری قیادت آرمی کی اس وقت ہے، یہ مور اور لیس
एक ही बैच से आप समझें इनको, एक साथ इन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हैं, 3 4 कोर्सेज़ इन्होंने इकट्ठे किए हैं अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग थी आर्मी की उससे हट के, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, रिलेशन, वर्किंग रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं, और जो भी आने वाले वक्त में इन्होंने फैसले करने हैं मिल बैठ के करने हैं। वो वाली बात नहीं होगी जो कि इनका एक डिफरेंस था, एक गैप था जनरल बाजवा के साथ। वो यकीनन आर्मी में कुछ महीनों का भी बहुत डिफरेंस होता है, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके फैसलों को बहुत ही अहमियत दी जाती है, और शायद बाज़ औक़ात अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पूरे तरीके से उस तरीके से वो उसका इजहार नहीं किया जाता। जबकि जनरल बाजवा का बहुत ही डिफरेंस था, 6-7 सालों का फ़र्क था, तो उसमें बहुत ही फ़र्क आ गया था। ये लोग सारे उस वक्त यकीनन ब्रिगेडियर थे या अपनी मेजर जनरल की तरक्की के लिए तैयारियां पकड़ रहे होंगे या कर्नल के आखिरी लम्हात में होंगे, तो एक काफ़ी डिफरेंस था। बहरहाल एनी हो, आर्मी के अपने SOPs हैं, अपने रूल्स हैं, तो ये एक जो जेस्चर अब बनेगा, आप सामने आएगा आर्मी की आदत का, ये बहुत अच्छा होगा और इसमें बहुत ही अच्छे डिसीजंस ये ले पाएंगे। अब बात करूंगा कि ये नून लीग ने ये 2 दिन एक एहसान किया है जनरल आसिम मुनीर पे। मुझे इस मौके पे बात तो नहीं करनी चाहिए, एक खामखा की एक हुज्जत ही बन जाती है, हुज्जतबाजी बन जाती है, लेकिन फिर भी जिक्र ज़रूर करूँगा कि ये एक तरह का उन्होंने एहसान किया है इन पे, क्योंकि इनकी ये ख्वाहिश रही है आज तक इन्होंने जितनी भी ये 30, 35, 40 साल की हुकूमतें की हैं, इन्होंने लोगों को ऐसे ही ख़रीदा है। लेकिन इनको ये बताता चलो कि जो लोग ईमानदार हैं, खुददार हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो इस तरह के एहसानों को साइड पे रख देते हैं। ये यकीनन उनकी अपनी किस्मत थी, जो किस तरीके से 1 महीना डिले हुए अपनी पोस्टिंग में, और आज 2-3 दिन के गैप से अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा और ये बन गए। तो वो ख्वाहिश शायद नून लोग की पूरी नहीं होगी जो सोच के उन्होंने किया हुआ है, और ये मतलब है हमेशा से उनकी ये ख्वाहिशात रही हैं। इसी तरीके से इन्होंने अदारों को अपने नीचे लगाने की कोशिश की है, अदारों को ख़राब करने की कोशिश की है। और अब इस वक्त अगर पिछले 5-6 महीनों को, 7 महीनों को आप देख लें, अवाम के और फ़ौज के दरमियान तो मैं नहीं कहूँगा, फ़ौजी क़यादत और अवाम के दरमियान में जो दूरियाँ पैदा हुई हैं, जो खिला पैदा हुआ है, उसको दूर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन दोनों जर्नैलों की। और इनके जो साथी हैं दूसरे जर्नैल जो अपने अपने ओहदों पे कायम हैं, अगले 4-6 महीने मज़ीद उन्होंने काम करना है इनके साथ, और उसके बाद फिर उनसे जूनियर्स आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है इनके लिए कि ये जो गैप, ये दूरियां अवाम के और आर्मी की फ़ौजी क़यादत के दरमियान में आ चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं, इसको ख़त्म करना है। ये टॉप प्रायोरिटी है इनकी, और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करूँगा कि इनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये जो दूरियां पैदा हो चुकी हैं, ये जो खला पैदा हो चुका है अवाम के और फ़ौजी क़यादत के दरमियान में, उसको ये ख़त्म कर पाएँ। और इसके साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या एलामिया PTI ने दिया है, उन्होंने भी यही कहा है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए फ़ौज अपने रास्ते उस्तवार करे और देखे कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले कौन हैं, क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और किन चीज़ों को रोकना बड़ा ज़रूरी है स्टेज पे, ताकि मज़ीद इस मुल्क को मुआशी दलदल में और ना फंसाया जाए। पिछले 6-7 महीनों से एक तो उनकी ये ख्वाहिश फेयर इलेक्शंस की है, वो अगर हो जाए तो स्टेबिलिटी आपकी आएगी, अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जो फैसला ये भी हुआ है, इससे काफ़ी स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं होगी जब तक आप इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। जिस तरीके से पिछले 4-6 महीनों में एक ही पार्टी को साइड लाइन लगाया जाता रहा है, और वो पार्टी कौन सी है? मोस्ट पॉपुलर पार्टी। एक लीडर पे केसेस बनाए गए हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर पे। तो ये अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबाना चाहिए। इसी तरह जो नाजायज़ मुकदमात बनाए जाते रहे हैं मीडिया के लोगों पे, अरशद शरीफ का कत्ल भी देख लें, इमरान खान पे जो हमला हुआ है, इमरान खान पे जो बेतहाशा मुकदमे बाजी की गई है, और मीडिया पे जो पाबंदी लगाई गई है, उस मीडिया पे जो PTI की आवाज़
जो आवाम सुनना चाहते थे, जो आवाम सुनना चाहती थी, इमरान खान की आवाज़ जो आवाम सुनना चाहती थी, उस पर किस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। हालांकि अदालतों ने भी ये फैसले दिए हैं कि इनसे पाबंदियाँ ये ख़त्म की जाएँ, लेकिन फिर भी चूँकि इदारों को ग़ुलाम बनाया हुआ है इस हुकूमत ने, अदारों को नाजायज़ इस्तेमाल करती है ये हुकूमत, तो अदारे भी उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। उनकी भी मजबूरी है, न जाने उनकी ये मजबूरियां कब ख़त्म होंगी और वो अपना जो हलफ उन्होंने उठाया हुआ है इस मुल्क और कौम के लिए, वो अपने हलफ बर्दारी पे कब पूरा उतरेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन गिरामी इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस कौम का, इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और इस दुआ के साथ के इस बेहतरी के साथ ये जो बड़ा चैलेंज आर्मी चीफ पे और बाकी उनकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके साथी हैं, आर्मी की जो क़यादत है, उन पे जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला को इस ज़िम्मेदारी से अच्छे तरीके से सुरखरू होने में अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।